हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ऐप टेक एडी। मेरे नए वीडियो में तुम्हारा फिर से स्वागत है। ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं भाई बस मेन मेन पॉइंट बता बता दे, मैं खुद लिख लूंगा। राइट। जैसे कि तुम्हें पता है इग्नू के एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं और ज़्यादातर जो इग्नू यूनिवर्सिटी चूज करते हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं, मेरी तरह लोग होते हैं जिनके पास जॉब होती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और साथ के साथ अपना पढ़ाई मैनेज कर रहे हैं। तो नहीं हो पाता कि सारा डिटेल में पढ़े। राइट। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एग्जाम से कुछ घंटों पहले या कुछ मिनट पहले देख के सारा टॉपिक कवर करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक को शॉर्ट में, जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ताकि तुम एग्जाम में डिटेल में या जरूरत के हिसाब से लिख पाओ, मैं सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा और इन शॉर्ट तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बेसिक बेसिक आइडिया देने की कोशिश करूंगा। ओके। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करें हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। राइट। सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस क्या है। राइट। व्हाट आर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। राइट। हमें कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। राइट। वो डिसीजंस हैं कि इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड एंड लिक्विडिटी डिसीजंस। ओके। हमें देखना पड़ता है हमने कौन कौन से डिसीजन लेने हैं। सबसे पहले लेना है इन्वेस्टमेंट का। राइट। सिर्फ पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। राइट। सबसे पहले हमें सोचना है कि हम पैसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा डिसीजन हमें ये लेना है कि कहाँ से फाइनेंस करेंगे, पैसा आएगा कहाँ से हम रेस करेंगे। वो होगा हमारा दूसरा डिसीजन। फिर एक और डिसीजन जो कंपनी को लेना है फाइनेंस से रिलेटेड कि भाई अब प्रॉफिट तो आ गया, इस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा हम इन्वेस्टर्स को देंगे। राइट। एक ये डिसीजन हो गया। फिर होता है लिक्विडिटी डिसीजन। राइट। कितना पैसा हमारे पास कैश में होना चाहिए या लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए कि हम जल्दी जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो निपटा सके, जैसे रेंट देना है या किसी को पैसे देने हैं, एम्प्लॉयज को पैसे देने हैं, या वो छोटे छोटे जो कामों के लिए जो डेली यूज के लिए पैसे है उसके लिए कितना पैसा हमें अपने पास लिक्विड में होना चाहिए। राइट। ये है जो डिसीजन हमें लेने होते। जो दूसरी चीज है हमारे पास वो है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। राइट। फंक्शंस क्या है। सबसे पहले प्लानिंग। राइट। प्लानिंग क्या है कि आगे के फाइनेंस गोल्स को डिसाइड करना कि उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी। राइट। कि अगर अगर एक कंपनी है वो डिसाइड करती है कि नेक्स्ट मंथ में 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए पहले एक प्लान बनेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कितना खर्चा होगा, रेवेन्यू कैसे आएगा। राइट। वो सब हो गया प्लानिंग। फिर आता है कंट्रोलिंग। ओके। कंट्रोलिंग में क्या है कि फाइनेंस एक्टिविटी को ट्रैक करना। राइट। कि अगर एग्जांपल की बात करूं, प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं, उसको मॉनिटर करना, उसको हम बोलेंगे कंट्रोलिंग। ओके। फिर आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि जो ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि जो हम रिसोर्सेज हैं वो कैसे, अब जो हमने चीजें पैसा लगाया जिसपे, जो मैन पावर है, चाहे वो जो हमारे इक्विपमेंट है वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं, वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं नहीं, वो सब हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ओके। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। राइट। पैसे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, जैसे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस सोर्स से फंड लेना है, कितना डिविडेंड देना है। ओके। ये सब आएगा डिसीजन मेकिंग इन फाइनेंस। राइट। अगेन अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम्पल के साथ लिखें। राइट। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो अंडरलाइन करें और कोई भी आंसर छोड़े मत। राइट। एटलीस्ट जितना ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो उतना ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल दे दें, एक नहीं तो दो दे दें, पर लिखें कम से कम भी। मैक्सिमम पेज क्वेश्चन के हिसाब से पेज भरने की कोशिश करें और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करें। ओके। नाउ अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या क्या अप्रोच हैं। राइट। अब इसमें दो अप्रोच हैं। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। राइट। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, नैरो है। राइट। सीधी सोच है ट्रेडिशनल लोगों का, तुम्हें पता है कि ज्यादा सोचते नहीं है। राइट। एक ही गोल क्या है, बिजनेस करें तो क्या है, पैसा कमाना है। राइट। एक ही उनके पास अप्रोच है। राइट। सिर्फ फाइनेंस अरेंज करना। राइट। पहले जमाने में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो क्या था, सिर्फ पैसे को अरेंज करना, पर अब वो बदल गया, अब हो गया मॉडर्न, उसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। राइट। सिर्फ पैसा बनाना ही नहीं, वेल्थ बनाना, जो कंपनी है उसका नाम होना चाहिए और लॉन्ग टर्म में वो फायदेमंद होनी चाहिए।
ओके, कि अभी थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा मिल गया ऐसे नहीं, जो कंपनी है उसकी रेपुटेशन बढ़नी चाहिए, उसका नाम बढ़ना चाहिए, ताकि आगे जाके लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें और पैसे फ्यूचर में बनते रहें। ओके, सो वो है मॉडर्न अप्रोच। और फिर हमारे पास फोर्थ है जो है प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट। प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है शॉर्ट टर्म के लिए, राइट, कि जो भी कंपनी है वो सिर्फ पैसे बनाने का सोच रही है, उसका और कोई एम नहीं है कि भाई छोटे टाइम में प्रॉफिट बन जाए। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे ये जो बहुत सारी कंपनियां निकलती सैनिटाइजर बेच रही थी, क्वालिटी थी नहीं थी, पर क्या उस टाइम पे उनका एक ही बता, ज्यादा से ज्यादा बनाओ, अभी यही टाइम है पैसा बनाने का। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई फ्यूचर में कोई हमारा माल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, नहीं, अभी जितना बिक रहा है बिकने दो, राइट। वेल्थ में क्या होता है? फोकस ऑन लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स, राइट। सो जो वेल्थ मैनेजमेंट होती है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, उसमें क्या है कि चाहे वो जैसे कि वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते, राइट। सो वो अपने क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, जो अपने कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि जो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ हो और जो कंपनी की वैल्यू है वो बढ़े, और धीरे धीरे जो स्टॉक है जिन्होंने पैसे लगाया उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, राइट। सो सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है, राइट। सो इन्वेस्टमेंट रिस्क ये है कि जब आप सोचते हो कि आपको एक सर्टेन रिटर्न मिलेगा या एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट प्रॉफिट होगा, पर उतना एक्चुअल में नहीं होता, उसको हम बोलते हैं रिस्क। पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी और अर्निंग लेस देन एक्सपेक्टेड, राइट। सो नुकसान होना ही नहीं, जितनी हमने उम्मीद करी थी उससे कम प्रॉफिट होना, उसको भी हम रिस्क बोलेंगे, राइट। अगर जैसे तुमने 10,000 रुपए लगाए और सोचा कि 12% का प्रॉफिट होगा, लेकिन 5% का ही हुआ, तो भी वो रिस्क में ही आएगा। ओके, अब सोर्स क्या है रिस्क के? सोर्सेस ऑफ रिस्क क्या है? मार्केट क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड पॉलिटिकल रिस्क, राइट। सो मार्केट रिस्क क्या है? मार्केट रिस्क है शेयर मार्केट गिर गया। क्रेडिट रिस्क क्या है? जिसने पैसा उधार दिया था उसने अचानक से पैसा वापस मांग लिया। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई बढ़ गई, पैसे की वैल्यू कम हो गई, राइट। इंटरेस्ट रेट रिस्क, आरबीआई ने रेट बढ़ा दिए, राइट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, सो अब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, राइट। और पॉलिटिकल रिस्क, वार हो गई या सरकारी पॉलिसी ऐसी आ गई कि टैक्स बढ़ गई। सो ये सब हैं तुम्हारे सोर्सेस ऑफ रिस्क। ओके, अब सिस्टमैटिक वर्सेस अनसिस्टमैटिक रिस्क, राइट। सिस्टमैटिक क्या है? राइट, जो वाइड स्प्रेड है। ओके, वाइड स्प्रेड है। सिस्टमैटिक रिस्क है जो वाइड स्प्रेड है, जैसे कि पूरी मार्केट पे इफेक्ट पड़ा है, राइट। जैसे कोई पॉलिसी चेंज हो गई, ओके, सो उसको बोलेंगे हम सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, जैसे रिसेशन आ गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए, सो इससे सिर्फ तुम्हारी कंपनी को नहीं, सारी इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा। ओके, अब अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है? कंपनी स्पेसिफिक, सिर्फ तुम्हारी एक कंपनी या एक इंडस्ट्री को उससे नुकसान होगा, ओवरऑल उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब बिहेवियरल फाइनेंस, राइट। सो बिहेवियरल फाइनेंस क्या है? ओके, जब लोग लॉजिकल डिसीजंस की जगह इमोशनल या साइकोलॉजिकल बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हम बिहेवियरल साइकोलॉजी, राइट। लाइक कभी कभी हाँ, जैसे इमोशनल होकर हम डिसीजन ले लेते हैं कि अब कोई स्टॉक है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है, हमने सिर्फ वो स्टॉक इसलिए ले लिया क्योंकि हमें डर था कि भाई मैं एक अच्छा चांस मिस ना कर दूं। हमने कोई रिसर्च नहीं करी, बहुत ट्रेंडिंग में था तो हमने सोचा सब ले रहे हैं और हमने भी ले लिया, राइट। सो इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं, राइट। उसको हम बोलेंगे साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल फाइनेंस, जब फाइनेंस से लेके रिलेटेड डिसीजंस फैक्ट्स के बेस पे नहीं, बट साइकोलॉजी और इमोशंस के बेस पे लिया जाए। ओके, अब इसके जो तुम एडवांटेजेस लिख सकते हो और डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो, राइट। सो ज्यादातर डिसएडवांटेजेस ही होंगी, वो तुम लिख सकते हो। अब बात करते हैं 5 इन्वेस्टमेंट बायस। क्या क्या ये जो बिहेवियरल साइकोलॉजी फाइनेंस है उसमें जो 5 चीजें जो इफेक्ट करती है, एक होती है ओवर कॉन्फिडेंस, लाइक बंदा कह रहा है कि भाई मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है अंदर से कि कल शेयर बढ़ेंगे। ओके, दूसरा होता है
हर्ड मेंटालिटी, सारे खरीद रहे थे इसलिए मैंने भी खरीद लिया। ओके, फिर आता है एंकरिंग। आइडलिंग होता है भाई एक नंबर या एक आइडिया से चिपक जाना कि भाई वार होगी तो स्टील के पैसे बढ़ेंगे, राइट? तुमने सुना था, तुमने ज्यादा कुछ रिसर्च नहीं करा, भाई मैंने सुना इसलिए तुमने खरीद लिया। ओके, लॉस ऑफ एवर्सन, राइट? इसमें क्या है, नुकसान से इतना डर लगता है कि रिस्क लेना अवॉइड करना। ओके, सो अब बात करते हैं हम वैल्यूएशन और कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। ओके, वैल्यूएशन नीड, राइट? तो सबसे पहले समझते हैं वैल्यूएशन क्या है। किसी भी एसेट या बिजनेस की असली असली और फेयर वैल्यू, कीमत क्या है, इससे जांचने को हम कहते हैं वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन की जरूरत क्यों है? टू एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ अ एसेट और कंपनी, राइट? सो वैल्यूएशन की नीड क्यों है? ताकि हम एक किसी भी एसेट या कंपनी की असली कीमत समझ सके। क्यों समझनी है? अगर कल को किसी ने उस पर इन्वेस्ट करना है या फिर दो कंपनियों ने मर्ज होना है, तो उसकी असली वैल्यू अगर हमें पता होगी तो ही वो हो पाएगा, राइट? सो कंपनी की असली कीमत क्या है उसको हम वैल्यूएशन बोलेंगे। उसकी जरूरत क्यों है? अगर दो कंपनियां मर्ज होना चाहती है तो दोनों की सही वैल्यू पता होगी ताकि डील फेयर हो सके। वैल्यूएशन करते वक्त 3 लेवल पे एनालाइज होता है, राइट? सो वैल्यूएशन करते वक्त 3 लेवल पे एनालाइज करते हैं हम। एक है EIC अप्रोच, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी। इन तीन चीजों को देखते हैं कि इकोनॉमी, पूरे देश का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, घट रहा है। इंडस्ट्री, उस सेक्टर, जैसे स्टील की बात करें तो स्टील इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। और फिर कंपनी, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, टाटा, अगर टाटा स्टील की बात करें, ये पर्टिकुलर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ओके, सो वो है तुम्हारा EIC अप्रोच। सो हम वैल्यूएशन करते टाइम इन तीन चीजों को देखते हैं। फिर आप वैल्यूएशन करते वक्त 3 लेवल पे एनालाइज होता है, राइट? सो वैल्यूएशन करते वक्त 3 लेवल पे एनालाइज करते हैं हम। एक है इकोनॉमी, दैट इज पूरे देश का परफॉर्मेंस, राइट? पूरे देश में ये जो सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब जिस सेक्टर में कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। ओके, दूसरा कंपनी, उस कंपनी का इंडिविजुअल हेल्थ कैसा है, राइट? सो इसे बोलेंगे EIC अप्रोच, राइट? इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी। इन तीन चीजों को देखते हैं कि इकोनॉमी, पूरे देश का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, घट रहा है। इंडस्ट्री, उस सेक्टर, जैसे स्टील की बात करें तो स्टील इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। और फिर कंपनी, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, टाटा, अगर टाटा स्टील की बात करें, ये पर्टिकुलर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ओके, सो वो है तुम्हारा EIC अप्रोच। सो हम वैल्यूएशन करते टाइम इन तीन चीजों को देखते हैं। फिर आता है हमारे पास वैल्यूएशन प्रोसेस, राइट? सो वैल्यूएशन प्रोसेस, वैल्यूएशन करते टाइम क्या प्रोसेस है? फर्स्ट, एस्टिमेट द फ्यूचर रिटर्न्स, चूज अ डिस्काउंट रेट एंड फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। ओके, सो एस्टिमेट करो फ्यूचर कैश फ्लो कितना है, डिस्काउंट रेट अप्लाई करो और प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ओके, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय अ इन्वेस्टर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझने की कोशिश करो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसा है कि जो भी तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उससे तुम्हें मिनिमम कितना प्रॉफिट तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसको बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? अगर तुमने 500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 500 छोड़ो, अगर तुमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 10% का तुम्हें उस पर ब्याज है, उस 100 रुपए पे। ओके, तो दो, अगर तो कितना हो गया, 110 रुपए तुम्हें कम से कम बनाने होंगे ताकि कंपनी काम करती रहे, राइट? क्योंकि तुम्हें किसी और को तुम देना दो, जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो जिससे तुमने उधारी लिया उसको तो देने पड़ेंगे, तो कितना है, कम से कम 100 और 10%, राइट? सो व्हाट इज द मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर ऑन द इन्वेस्टमेंट, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो अब बात करते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड फाइनेंसिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी वर्सेस डेट कैपिटल। ओके, इक्विटी क्या है, डेट कैपिटल क्या है, राइट? सो इक्विटी गिव ओनरशिप विथ नो रीपेमेंट, डेथ इज अ लोन विथ फिक्स इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट। अब क्या इक्विटी को समझने की बात करते हैं। इक्विटी क्या है कि इक्विटी क्या है, तुमने अपने जिससे तुमने पैसे लिया उसको ऑनरशिप दे दी। ओके, तुम कंपनी के इतने % के हकदार हो, तो उसको बस तुम्हें प्रॉफिट देना पड़ेगा, राइट? प्रॉफिट का एक हिस्सा, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है? अगर लॉस हो गया तो कुछ भी नहीं देना, है ना, कि ऑनर है बंदा।
और अगर तुम किसी से उधार लेते हो, अगर तुमने 100 रुपए किसी से उधार लिए, चाहे तुम्हारा प्रॉफिट हो या नुकसान हो, तुम्हें उसको एक अमाउंट देना ही पड़ेगा। उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट आता है, राइट। ऑनरशिप में वो इंटरेस्ट नहीं है। तुमने अगर किसी को ऑनरशिप दे के पैसे लिए तो उसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जितना कमाओगे उतना देना पड़ेगा, उसका एक हिस्सा देना पड़ेगा, राइट। पर अगर तुम उधार ले रहे हो, डेथ ले रहे हो, तो जो जितना तुमने इंटरेस्ट लिया उसका एक फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। ओके। अब फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग में हम इन सबको इसको मिक्स करते हैं, राइट, कि हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम कितना उधार लेंगे और कितना परसेंट हम अपना शेयर बेचेंगे। क्यों? फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने के लिए। ओके। अगर जैसे कि तुमने उधार ले रखा है, राइट, तुमने 100 करोड़ उधार ले रखा है, उसमें 10% इंटरेस्ट आ रहा है और ये बहुत ज्यादा है, तो तुम क्या करते हो, उस इंटरेस्ट इंटरेस्ट देके थक जाओगे। तो क्या है, तुम अपनी रिस्ट्रक्चरिंग में क्या करते हो, जो थोड़ा और हिस्सा इक्विटी का दे देते हो, शेयर अपनी कंपनी का थोड़ा हिस्सा दे देते हो इंटरेस्ट की जगह। ओके। तो क्या है, अपने ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। ओके। और कंपनी का हिस्सा हमने दे दिया, उससे पैसे निकलवा लिए और उधार अपना झुका दिया और उधार हटा दिया। ओके। और अब तुमने क्या इक्विटी बहुत ज्यादा बेच रखी है, तो क्या तुम्हारा जो इक्विटी तुमने अगर बहुत ज्यादा दे रखी है, अपने शेयर बहुत ज्यादा बेच रखे हैं, तो क्या है, फिर तुम्हें जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो इन सब शेयर होल्डर के डिसाइड करके लेना पड़ेगा, राइट। तो तुम्हारा जो कंट्रोल वो कम हो जाता है। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुम क्या है, अपने थोड़े और शेयर बाय बैक कर लोगे, खरीद लोगे, ताकि फिर से तुम्हारे पास कंट्रोल आ पाए। ओके। बाय बैक ऑफ शेयर क्या है, अब जैसे कोई कंपनी है वो अच्छा कमा रही है, उसके पास अच्छे पैसे हैं, तो क्या है, वो जो जितने शेयर बेचे थे उनमें से कुछ वापस खरीद लेती है। सो इसके कुछ रूल्स वगैरह हैं, एक वीडियो में मैंने पूरा सब कवर कर रखा है, जब भी टाइम मिले एक बार देखोगे तो अच्छा रहेगा, वरना ये भी बहुत इंफॉर्मेशन है, राइट। बाय बैक ऑफ शेयर हो गया कि कंपनी अपने जो शेयर उन्होंने बेचे थे उसको वापस खरीदती है। क्यों क्यों खरीदती है? कंट्रोल वापस पाने के लिए, राइट। अगर जैसे जितने तुमने लोगों को शेयर दिया होगा वो सारे ऑनर ही कहलाते हैं, तो जब भी तुम्हें कोई डिसीजन लेना है, मेजर डिसीजन लेना है, तो वो तुम्हें इन सारे शेयर होल्डर से बात करके वोट लेके करना पड़ेगा, राइट। सो इसमें क्या है, तुम अपने हिसाब से कंपनी को पूरी तरह से नहीं चला पाओगे, राइट। सो अगर कम शेयर बचे होंगे तो तुम ज्यादा परसेंट के मालिक होगे, तो ज्यादा डिसीजन तुम्हारे हाथ में होगा। अब हम बात करते हैं डिविडेंड्स की, राइट। डिविडेंड डिसीजन, राइट। सो डिविडेंड क्या होता है? कंपनी डिसाइड करती है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा शेयर होल्डर को देना है और कितना बिजनेस में लगाना है, उसको बोलेंगे हम डिविडेंड डिसीजन, राइट। हाउ मच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस रिटेन, राइट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना भी अच्छी बात है, रिटेन करना भी अच्छी बात है। अगर तुम्हारे पास बहुत प्रॉफिट हुआ है तो तुम उसको डिविडेंड की तरह दोगे, तो जो तुम्हारे इन्वेस्टर हैं वो खुश होंगे, और जो कंपनी डिविडेंड देती है वो अच्छी मानी जाती है क्योंकि वो इतना प्रॉफिट कमा पा रही है और अपने शेयर होल्डर्स को दे पा रही है। ओके। और अगर तुम्हारे पास अच्छा प्रॉफिट हुआ है तुम उसको रिटेन भी कर सकते हो, रिटेन करके अपने बिजनेस में लगा सकते हो, नया इक्विपमेंट खरीद सकते हो, जिससे बिजनेस बढ़ेगा, अगेन शेयर होल्डर को फायदा होगा। ओके। अब कौन कौन से तरीके के डिविडेंड होते हैं, टाइप ऑफ डिविडेंड, राइट। एक होता है कैश, कंपनियां कैश ही दे देती हैं। बोनस शेयर दे देती हैं, अगर जैसे तुम्हारे पास 10 शेयर हैं तो उन्होंने 100 शेयर हैं तो उन्होंने हर 10 शेयर पे एक शेयर दे दिया, राइट। सो तुम्हें 100 शेयर के लिए 10 शेयर एक्स्ट्रा मिल गए बिना किसी पैसों के। ओके। इंट्रीम, राइट। सो बिटवीन में दे देती है, जैसे वैसे तो डिविडेंड साल में एक बार दिया जाता है, पर कुछ कंपनियां 6 महीने में दे दिया, ऐसे दे देती हैं, राइट। और होता है फाइनल डिविडेंड, जो साल के एंड में या एक साल में एक बार मिलता है। ओके। फिर डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी। ओके। अब डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी क्या है कि ये थ्योरीज बोलती हैं कि डिविडेंड देना जरूरी है। ओके। ये बोलती हैं कि डिविडेंड इंपैक्ट फर्म्स वैल्यू। ओके। अब इसमें जो दो थ्योरी हैं वो है, एक है वॉल्टर मॉडल और एक है गॉर्डन मॉडल। जो वॉल्टर मॉडल है, वॉल्टर मॉडल ये कहता है कि अगर जो रिटर्न्स हैं वो इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है या प्रॉफिट हो रहा है तो री इन्वेस्ट कर दो। अगर जो तुम्हारा रेवेन्यू है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो डिविडेंड दे दो। ये कहा वॉल्टर ने। उसने कहा कि ये वैल्यू है, मतलब जो डिविडेंड है वो इंपैक्ट करता है, पर ऐसे। ओके। अब गॉर्डन क्या कहते हैं? गॉर्डन ये कहते हैं कि इन्वेस्टर को पक्का डिविडेंड चाहिए अनसर्टन फ्यूचर गेन से ज्यादा। ओके। कि जो जो लोग हैं वो शॉर्ट टर्म में डिविडेंड पाना अच्छा उन्हें अच्छा लगता है कि डिविडेंड मिल जाए, हर साल पैसे मिल जाए, इससे कि बहुत ज्यादा अमाउंट बाद में मिले, राइट। अगर तुमने
10 रुपए लगाए हैं तो वो सोचेंगे कि भाई 2 रुपए आज मिल जाएं, इससे बढ़िया उससे कि जो 20 रुपए बाद में मिलेंगे, राइट। सो कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं, ये था गॉर्डन का मानना। ओके, अब हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। मनी मार्केट डील विद शॉर्ट टर्म फंड्स एंड एंश्योर लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, राइट। मनी मार्केट होते हैं जो छोटे छोटे फंड हम जल्दी से अरेंज कर सकते हैं, राइट। उन्हें बोलेंगे हम मनी मार्केट। और सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये ट्रेड क्रेडिट हो गया, बैंक फाइनेंस हो गया, रिटेनिंग अर्निंग हो गया, या शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए। ओके, सो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी। ओके, तुम्हें थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं। जो मनी मार्केट है इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो पहले बना रखी है डिटेल में, उसको जरूर देखें। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर देख लोगे तो अच्छा होगा, ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, राइट। एक बार जस्ट चेक कर लो अगर टाइम है तो। ओके, आई होप शॉर्ट में तुम्हें सारे टॉपिक का एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अब तुम अपने हिसाब से इसको एक्सपेंड करके लिख पाओगे, राइट। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया हो या तुम्हें लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो ताकि नोट्स तुम्हें टाइम पे मिल सके।